आगे टॉपिक्स आते जाएंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये विवा पब्लिकेशन का इंस्टेंट नोट्स इम्यूनोलॉजी का है, एंड विच इज़ वेरी एक्यूरेटली रिटन समथिंग। अगर आप फाइनल ईयर में बाकी टॉपिक्स या बाकी सब्जेक्ट या बाकी प्रिपरेशन पे अगर आप फोकस कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इम्यूनोलॉजी को जल्दी से जल्दी पढ़ करके ख़त्म कर दिया जाए, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू गो थ्रू। तो अपार्ट फ्रॉम कुबे एंड फ़हीम हलीम खान साहब, ये तीसरी किताब है जिसको मैं रेफर करता हूँ, जो इंस्टेंट नोट्स के तौर पे अवेलेबल होते हैं और बहुत आसानी से आप इसको पढ़ करके अपना टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो पूरे के पूरे चैप्टर है वो लिम्फोसाइट्स पे ही आपका डिस्कशन है, और लिम्फोसाइट के साथ में मैं आगे लेके चलता हूँ, जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, उससे एक्टिवेशन, टी लिम्फोसाइट के बारे में, फिर बी लिम्फोसाइट के बारे में, उसके सब मार्कर्स और जो जो टॉपिक्स हैं इनका ये कवर किया है। एंड लिम्फॉइड, इसके बाद में आ जाते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, जहाँ से एक्चुअली में रिलीज करने का काम किया जा रहा होता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स है जहाँ से मैच्योर होकर के आपके और जो प्रोटीन्स हैं या एंटीबॉडीज हैं उनको रिलीज किया जाता है। और उसमें भी आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी दो तरह के हैं, एक म्यूकोसा एसोसिएटेड होते हैं और एक नॉर्मल जनरल लिम्फोसाइट्स और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होते हैं। फिर इसमें आ जाइएगा तो लिम्फोसाइट ट्रैफिक एंड रिसर्कुलेशन, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से रिसर्कुलेशन किया जाता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी बाय बर्थ जो आपके अवेलेबल है, तो ये दो चैप्टर है जो एक एक करके हम लोग, मेरा बेसिक फोकस जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो C1 पे है। चैप्टर नंबर C1 पे है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स के साथ में C2 पे है लिम्फॉइड ऑर्गन पे। तो C1 और C2 हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और फिर डायरेक्टली चले आएंगे कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडीज। ओके एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ एक सेकंड के लिए बच्चे, जरा सा एक सेकंड के लिए सिर्फ हमको टाइम देना, मैं ये कर रहा हूँ। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से जो आपके एडेप्टिव इम्यूनिटी होते हैं, इनेट इम्यूनिटी, ये दोनों साथ में काम करते हैं। और फाइनली जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है, दिस इज इनेट इम्यूनिटी होते हैं, दिस इज द सेंटर फॉर, जिसका फैगोसाइटिक सेल्स थे, जहां पे जाकर के किसी भी एंटीजन को डंपिंग करने का काम किया जा रहा है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं उनका बेसिक फंक्शन होता है मेमोरी के डेवलपमेंट का। और इसके अलावा इफिशिएंटली जब दोनों साथ में काम करते हैं तो किसी भी एंटीजन को इन्वेड करने वाले एंटीजन को ऑप्सनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है उसमें। अब यहाँ से क्या है कि इस पूरे टॉपिक का, इस बुक को पढ़ने का भी अपना एक फॉलो अप करने का एक अपना एक ये तरीका है, जिसमें पहले पूरी किताब का की नोट्स दिया होता है, विच आई एम नॉट गोइंग टू रीड फॉर यू और आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर यू, क्योंकि पूरे जो की नोट्स हैं वही आगे वाले टॉपिक्स में उसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं और अगर आपका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ है, तो अगर आप सिर्फ की नोट्स को भी अगर आप याद कर लीजिएगा, सो दिस विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। ऑब्वियसली अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसको बेस बनाओ, और कुबी की जो बुक है उसको आप क्या कीजिए, साथ साथ में पैरेलल में पढ़ते रहिए या उसका नोट्स तैयार करते रहिए, तो उससे आपको फिर फायदा होगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर लिम्फोसाइट्स, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का है। इसके पहले हम लोग इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ चुके हुए हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। बी लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट से एडेप्टिव इम्यूनिटी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके साथ साथ में स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी जो है, ये दो सबसे बड़ा कारण है इसके लिए। क्यों? क्योंकि जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जो इनेट इम्यूनिटी के साथ में आ रहा होता है, वो किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं। यानी उनका रिस्पॉन्स अगर आप पीएच और टेम्परेचर के हिसाब से देख रहे हैं, तो फंगस के साथ या फंजाई के साथ भी उनका सेम रिस्पॉन्स होगा और बैक्टीरिया के साथ में भी सेम रिस्पॉन्स होगा। यस और नो? यस और नो? ओके। तो बैक्टीरिया के साथ भी और Yes, फंगस, sir. हाँ, बैक्टीरिया के साथ और फंगस के साथ सेम रिस्पॉन्स। Yes, sir. इस केस में क्या होते हैं कि आपके जितने भी इम्यून रिस्पॉन्सेज हो रहे होते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी में, तो बैक्टीरिया के लिए जो स्पेसिफिसिटी है वो, और फंगस के लिए जो स्पेसिफिसिटी है
दोनों ही के केसेस में इम्यून रिस्पॉन्सेस कंप्लीटली चेंज कर जाते हैं। साथ ही साथ किस तरह के पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के अंदर में, वो मेमोरी डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कोलोनल सिलेक्शन के टाइम में, कि पैटर्न ऑफ एंटीजन को वो रिकॉग्नाइज करके रखते हैं, ताकि सेम एंटीजन अगर दोबारा अटैक कर रहा है आपके बॉडी पे, तो आप बहुत इफिशियंट किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स को शो कर पाते हैं। अब आइए इसके डिटेल में चलते हैं। द लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी इन एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस। जो भी आपके लिम्फोसाइट है वो स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसलिए हम लोगों को एडेप्टिव इम्यूनिटी की जरूरत भी पड़ रही होती है। सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दैट इज टॉपिक नेक्स्ट C2 जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है कि व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जहां हम तो सिर्फ सेल के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि बी सेल और टी सेल्स हैं जो साइटोकाइंस और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में काम करता है। आगे में हम लोग बात कर रहे हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जहां से इनको मैच्योर होकर के रिलीज होना होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, ताकि ये इम्यून रिस्पॉन्स को शो कर सके। तो function in the secondary lymphoid organs tissue where they recognize and respond to the foreign antigens। तो पहला प्राइमरी lymphoid organ का होता है काम प्रोड्यूस होकर के उसको रिलीज कर देना, यानी एंटीबॉडीज या फिर जो भी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको वो प्रोड्यूस करेंगे और रिलीज करेंगे, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में वो एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करके वहां पे बाइंड करने का काम करते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ये सब हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ते चलेंगे कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स दे आर अवेलेबल, दैट इज 3 तरह के लिम्फोसाइट्स कहने का मतलब जो आपके साइट्स कहते हैं, जिसमें साइट्स कहते हैं सेल के कंडीशन को। और लिम्फ जो है, चूंकि वो लिम्फ से जुड़ा हुआ है, ब्लड से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग उसको लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो 3 तरह के सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हेल्प कर रहे होते हैं। जनरली जब आप डिस्कशन में आइएगा तो ज्यादातर जगह आपको 2 ही लिम्फोसाइट का बोला जाता है नॉर्मल लेक्चर में, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। लेकिन नेचुरल किलर सेल्स को भी लिम्फोसाइट्स के ही अंदर में कंसीडर किया जाता है, जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। नाउ देयर आर 3 lymphocytes that are natural killer cells, T cells and B cells, although only T and B cells have a true antigen specificity and memory। Natural killer cells जो होते हैं ये one of the type of phagocytic cells होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। इनको नेचुरल किलर क्यों कहा गया हुआ है? क्योंकि अगर आपके अपने सेल के ऊपर में किसी टाइप का अपने सेल के ऊपर में किसी टाइप का एक्सप्रेशन होना था, लेकिन ये एक्सप्रेशन सिस्टम चेंज कर गया है। नाउ इमेजिन कि ये नेचुरल तरह का एक्सप्रेशन हो रहा है जिसमें प्रोटीन इस तरह के हैं, और ये आपका म्यूटेशन या किसी केमिकल के इफेक्ट के चलते इस तरह का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल भेजने का काम करेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई म्यूटेशन या कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। यस और नो? Yes, sir. तो ये जो आपके ये है नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो फैगोसाइटिक सेल्स के तौर पे वो क्या करते हैं, उन सेल्स के ऊपर जिनके ऊपर में रैंडम किसी प्रोटीन का या रिसेप्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, जो किसी म्यूटेशन के चलते, गड़बड़ी होने के चलते प्रोड्यूस हुए थे, वो वहां पे दिखाई देते हैं। तो वो क्या करता है, नेचुरल किलर, यानी ये अपने सेल्स जिनके ऊपर में गलत एक्सप्रेशन हुआ है रिसेप्टर्स का, वो उनको मार देने का काम करता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल कैंसरस सेल्स होंगे, जो कैंसर है। यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. ये जो आपके नेचुरल जो सेल्स है, जो आपके अपनी बॉडी में पाए जा रहे थे, इनके ऊपर में अगर कैंसरस सेल का डेवलपमेंट होने के चलते प्रोटीन में चेंजेस आता है, तो ये अपने सेल्स के ऊपर में एक्शन लेना शुरू करते हैं, इसलिए इनको नेचुरल किलर सेल्स बोला जाता है। तो इनमें से जो लिम्फोसाइट्स में आपने नेचुरल किलर सेल और टी सेल और बी सेल का एग्जांपल लिया, इसमें से नेचुरल किलर सेल को हटा करके टी सेल और बी सेल के पास में स्पेसिफिसिटी फॉर एंटीजन, ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि हमारा प्रोटीन चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, किसके चलते हुआ है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बात को समझिएगा कि अगर कोई वायरस है जिसके चलते हमारा सेल अब वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो वो इसको मारने का काम करते हैं, इसको नहीं। समझ में आएगा?
Yes, sir. जबकि जबकि टी सेल और बी सेल जो होते हैं वो एंटीजन के हिसाब से, टी सेल एंड बी सेल या टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट एंटीजन के हिसाब से अपने एंटीबॉडीज को तैयार कर रहे होते हैं या साइटोकाइंस को तैयार कर रहे होते हैं। इन्फेक्टेड सेल्स का एज सच उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है डायरेक्टली। तो इसमें बताया गया कि जितने लिम्फोसाइट्स हैं उनमें बी और टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं जिसको ट्रू एंटीजन स्पेसिफिसिटी कंटेनिंग होते हैं और वो मेमोरी डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं दे वेर कंसिडर्ड अर्ली एंड फंक्शन इन इनेट इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरसेस एंड सम ऑफ द ट्यूमर्स। तो कुछ वायरस और ट्यूमर्स के इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं या इन वायरसेस पे वो काम करते हैं और इनका स्टडी पहले किया गया था, इसलिए उनको लिम्फोसाइट के कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसीलिए हम भी जब आपको पढ़ाते हैं तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को ही सिर्फ लिम्फोसाइट्स के अंदर में पढ़ाते हैं, लेकिन क्लासिकल इम्यूनोलॉजी स्टडी के हिसाब से नेचुरल किलर सेल्स को भी लिम्फोसाइट के अंदर में पढ़ाया जाता है या पढ़ना चाहिए भी। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। दिस इज वेरी, मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम से भी इस किताब को बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो थ्रू आउट जब आपके पास समय है ग्रेजुएशन में पढ़ाई करने का, यू जस्ट गो थ्रू कुबे एंड फहीम हलीम खान। मैं इम्यूनोलॉजी और आरडीटी के लिए स्पेसिफिकली बुक बोलता हूँ कि जो गाइड्स अवेलेबल है मार्केट में आप उसको मत पढ़िए, ठीक है। वो अच्छी किसी किताब से पढ़िए और तब फिर गाइड पे आकर के उसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद में अगर आपको कुछ चाहिए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर कर सके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक टू राइट द आंसर्स इन ग्रेजुएशन और एमएससी। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन और एमएससी दोनों में ही ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाता है। तो बी और टी सेल्स एंड बी सेल्स मैच्योर इन थाइमस एंड बोन मैरो, ये मैंने पहले भी बताया था, रिस्पेक्टिवली इन अ रेस्टिंग स्टेट बोथ टी एंड बी lymphocytes have a similar morphology with a small amount of cytoplasm. So एक फिगर जो है वो दिखाते हैं कि आपके किस तरीके से टी और बी सेल्स जो होते हैं इनका क्या करना होता है कि थाइमस, जो टी सेल्स होते हैं वो थाइमस और बी सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो में मेच्योर कर रहे होते हैं, लेकिन द रेस्टिंग स्टेट बोथ टी एंड बी लिम्फोसाइट हैव अ सिमिलर मॉर्फोलॉजी। रेस्टिंग स्टेज कहने का मतलब है कि मैच्योरेशन के जस्ट पहले, जब इनका जस्ट सिंथेसिस हुआ है हिमेटोपोएसिस के थ्रू। हिमेटोपोएसिस भी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि कॉलेज खुलने के बाद मैं हिमेटोपोएसिस पढ़ाऊं, ऑनलाइन ना पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन आप लोगों से करना बहुत जरूरी है कि कैसे ब्लड के अलग अलग तरह के कंपोनेंट का सिंथेसिस होता है और अलग अलग तरह के कंपोनेंट किस किस कैटेगरी में बांटे जाते हैं सेल के। तो मैं जब कॉलेज खुलेगा तब मैं बताऊंगा, ऑनलाइन में नहीं। तो हिमेटोपोएसिस में जिस समय जैसे ही लिम्फोसाइट का सिंथेसिस हुआ है, लिम्फोसाइट का सिंथेसिस हुआ और ये लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट हैं जो किसी भी अभी एंटीजन से इनको इंटरेक्ट नहीं करना है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज, जहां पे इनका कोई इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। या हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं नायव। नायव के ऊपर में, आई के ऊपर में दो टाइप का डॉट लगा हुआ है, इसको उमराउट बोलते हैं जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में उमराउट्स बोलते हैं, ठीक है। इसका भी एक प्रोनाउंसिएशन में मैं बताऊंगा कि नाइव बोलते हैं। जनरली आप इंग्लिश में NAIVE नाइव बोला जाता है, लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज के हिसाब से पढ़िएगा तो उमराउट लगा हुआ में वाई का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इसलिए इसको नायव पढ़ेंगे। एक्चुअली इट इज नॉट नाइव, इट इज नायव। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैंने आपको रेस्टिंग में एक और टर्म को ऐड कर दिया है, नायफ बी एंड नायफ टी सेल्स, यानी कि इनको अभी तक किसी तरह के एंटीजन या फॉरेन पैथोजन से इनका इंटरेक्शन नहीं हुआ है। So in the resting state, both T and B lymphocytes have a similar morphology with a small amount of cytoplasm. तो इनके अंदर में बहुत छोटा सा साइटोप्लाज्म या थोड़ा सा अमाउंट में साइटोप्लाज्म पाया जाता है जब इनका जस्ट सिंथेसिस हुआ होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेमेटोपोएसिस जो है वो बोन मैरो में होता है, यानी कि आपका बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल है एडल्ट स्टेम सेल की तरह, जहां से आपके ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट का सिंथेसिस होना है। तो जब बोन मैरो से ब्लड के सारे कंपोनेंट सिंथेसाइज हो रहे हैं तो सारे तरह के लिम्फोसाइट्स भी तो वहीं से सिंथेसाइज होंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बोन मैरो को एडल्ट
एडल्ट स्टेम सेल बोला जाता है। यही मैं बता रहा था कि मैं अगला जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ तो हेमेटोपोइसिस में मैं बताऊंगा। तो इसमें आपके लिम्फोसाइट्स भी इसी में सिंथेसाइज होते हैं। अगर लिम्फोसाइट सिंथेसाइज हो रहे हैं यानी कि बोन मैरो ही एक साइट है जहां से बी और टी लिम्फोसाइट दोनों ही सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन मैच्यूरेशन का मैंने क्या बताया था? मैच्यूरेशन का मैंने पिछले क्लास में बताया था डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टर्स। यस और नो? Yes, sir. तो डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टर को आपको मैच्यूरेशन बोलते हैं। तो जब तक रिसेप्टर डेवलप नहीं हुआ होता है तब तक बी और टी सेल्स ऑलमोस्ट देखने में एक ही जैसा लग रहे होते हैं। So they have a specific but different antigen receptors and a variety of other surface molecules necessary for the interaction with the other cells that is given in the table 1 जो है उसमें दिया गया है कि जैसे ही लिम्फोसाइट्स आपके मैच्योर होने शुरू कर जाते हैं और वो मैच्योर टी और बी सेल्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तब आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डेवलप करना शुरू करते हैं ताकि वो अलग अलग तरीके के डिफरेंट एंटीजेन से इंटरेक्ट कर सके। और जो फिजियोलॉजी है बी और टी सेल्स का, उनका मोड ऑफ इंटरेक्शन भी अलग अलग होता है। यानी बी और टी सेल्स एंटीजेन से सेम तरीके से नहीं मिलते हैं, जिसका मैंने एक बार हिंट भी दिया था कि बी सेल्स हैव द एफिनिटी टू डायरेक्टली अटैच विद द एंटीजन, जबकि टी सेल्स के जो होते हैं वो जब तक एमएचसी के साथ में एंटीजन का इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक वो टी सेल से बाइंड नहीं कर सकते हैं। ये चीज मैंने एक बार आपको बताया था डिस्कशन में। Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज का हमने पहले भी बताया। इसलिए इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो कंप्लीटली एंटीजन से किस तरीके से बाइंड करना है उसके हिसाब से डेवलप करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैच्यूरेशन। And these includes the molecules required for the activation and the movement into and out of the tissue of the body। तो जो भी मैच्यूरेशन है और सिग्नल डेवलपमेंट होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं कि बी और टी सेल को एक्टिवेट करने वाले भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी एंटीजन या एमएचसी जो बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट करें, साइटोकाइंस, ये सारे के सारे आएंगे, एक एक करके हम लोग चलेंगे देखने के लिए। साथ ही साथ में वो सिग्नल्स भी, चूंकि ये प्रोटीन है तो कहीं ना कहीं सेल के अंदर में बी सेल से बनने वाला एंटीबॉडी है। मान लो अगर ये बी सेल है और रिसेप्टर पेप्टाइड्स के फॉर्म में अवेलेबल है, अगर आप पढ़िएगा कि ज्यादातर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स के कंबाइंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर इनका सिंथेसिस सेल के अंदर हुआ है तो इनको रिसेप्टर के तौर पे काम करना है, तो सरफेस पे आने के लिए तो इनको अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, मेरा कहना है कि बी सेल के अंदर में पेप्टाइड बना, अब वो कार्बोहाइड्रेट या किसी भी चीज के साथ में पेप्टाइड प्लस कार्बोहाइड्रेट बन के सेल सरफेस पे आएगा तब तो रिसेप्टर के तौर पे काम करेगा। तो मैच्यूरेशन में न सिर्फ रिसेप्टर का डेवलपमेंट होता है बल्कि उसमें स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए ताकि वो सेल से बाहर आकर के मेम्ब्रेन पे अटैच करे। अब यही रिसेप्टर मेम्ब्रेन छोड़ करके बाहर निकल जाएगा तो फिर ये रिसेप्टर की तरह काम भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो मैच्यूरेशन का स्टेप्स होते हैं। हाउ द मैच्यूरेशन ऑफ बी सेल एंड टी सेल टेक्स प्लेस, हाउ द रिसेप्टर्स आर फॉर्म, ये आपको थोड़ा एडवांस स्टडीज में इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे बहुत मजा आता है। नाउ द एबिलिटी ऑफ टू माइग्रेट इनटू द टिश्यूज, यानी एक टिश्यू से निकल के दूसरे टिश्यू में रिटर्न वाया द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉल ब्लड स्ट्रीम इज अ यूनिक फीचर ऑफ द लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स का एक बहुत यूनिक फीचर है कि न सिर्फ वो एक टिश्यू में सिंथेसाइज होते हैं बल्कि वो दूसरे ब्लड टिश्यू से निकल के ब्लड वेसल में भी जाते हैं, और अंदर में जाने के बाद में वो जो इफेक्टेड सेल्स होते हैं वो वापस से उसके अंदर में भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा एक लैंग्वेज है जो टेक्स्ट के तौर पे आपके बुक में दिया हुआ है जो हम लोग देख रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, इसको ऊपर जाना था, मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, दिस चार्ट और टेबल नंबर 1 हैज गिवन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बी एंड टी सेल्स। ठीक है, तो टी सेल और बी सेल के बारे में दिया। अगर हम लोग चाहें तो एक एक करके देखें। इसमें से कुछ टॉपिक है जिसको अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, और अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है कि 2005 में आई वाज जस्ट पास्ड पार्ट 1 एग्जामिनेशन में, जस्ट पास किया था, और मैं आईसीएमआर के सेंटर पे गया था एड्स और कालाजार पे रिसर्च का मतलब थोड़ा पढ़ाई करने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ मुझे से CD4 और CD8 सेल्स के बारे में पूछा था कि CD4 और CD8 सेल्स क्या होते हैं या ये किस टाइप के इम्यून सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ इतना बताओ।
और गार्डन सिटी इंस्टीट्यूट है, या फिर वहाँ का एक और कोई बहुत अच्छा कॉलेज है बैंगलोर का, वहाँ के एमएससी के बच्चे आए हुए थे। तो उनके साथ मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि हम सिर्फ सेकेंड ईयर में थे और हम CD4 CD8 सेल्स के बारे में सर को बता दिए थे। संजीव बिमल वाज द साइंटिस्ट, अभी वो शायद ई ग्रेड साइंटिस्ट है, डी या ई ग्रेड साइंटिस्ट है अभी। मेरा तो पहला ट्रेनिंग उन्हीं के अंदर में हुआ था। तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, TCR एंटीबॉडीज और TCR CD3 CD4 CD8, ठीक है, CD19 CD4 CD20 21 79, ये सब कुछ ऐसे हैं कैरेक्टरिस्टिक मार्कर्स जिसको अगर आप पढ़ते हो या याद रखते हो तो किसी भी समय में आपसे ये पूछा जा सकता है। मैं इसको CD सेल्स, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टोटल पॉपुलेशन जो आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का इन्फेक्शन आपको हुआ है या कैसे इसका डिटेक्ट किया जाता है। नाउ, तो दीज आर द सम ऑफ द सिम्टम्स और सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बी सेल एंड टी सेल, जिसमें दिया है, जिसमें साइट ऑफ मैच्योरेशन टी सेल का थाइमस है, बी सेल का बोन मैरो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इसके साथ में क्या है कि अगर ये चैप्टर का ये टॉपिक भी सिर्फ ये चार टेबल नंबर 1 भी अगर आप याद करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 60-70% आइडिया हो जाएगा कि बी और टी सेल्स में हो क्या रहा होता है। नाउ, एंटीजन रिसेप्टर की बात कीजिएगा तो इसको टी सेल रिसेप्टर बोला जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड विद द एंटीजन प्लस MHC, टी सेल रिसेप्टर। जबकि बी सेल के ऊपर में एंटीबॉडीज पाए जा रहे होते हैं जो डायरेक्टली एंटीजन से बाइंड करने में कैपेबल होता है। फेयर एनफ? Yes, sir. ओके ओके। एंड डू नॉट वरी अबाउट द नेटवर्क ऑफ, ये आप लोग का अगर नेटवर्क नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। क्लास खत्म होते ही जस्ट मैं ये वाला वीडियो आप लोग को भेज दूंगा आपके ग्रुप में। यूट्यूब का एक लिंक जाएगा, क्योंकि अभी मेरा पता नहीं क्या हो गया है, जो भी 128 130 140 MB के आसपास में रिकॉर्डिंग हो जा रहा है। तो यूट्यूब का ही एक लिंक मैं भेज दूंगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ MHC रिकॉग्निशन, क्या किसी एंटीजन को टी सेल से बाइंड करने के लिए MHC का रिक्वायरमेंट है? यस, क्योंकि विदाउट MHC टी सेल एंटीजन से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, जबकि बी सेल के लिए MHC से बाइंड करना जरूरी नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक मार्कर को 1 सेकंड के लिए यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मार्कर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी स्टडी की जाती है। द मेन लोकल लोकेशन इन लिम्फ नोड जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में से आते हैं, जो हम लोग अगला टॉपिक जो इसके खत्म होने के बाद में ये है पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर टी सेल्स के बारे में अगर आप बात करें तो जी जो लिम्फ नोड हैं वो पाराकॉर्टिकल एरिया का जितना भी लिम्फ नोड है, पाराकॉर्टिकल एरिया आपके बॉडी में कहाँ कहाँ है, आज इसका एक बार के लिए ये करना, ड्रॉ अ बॉडी, ठीक है, एक बॉडी को ड्रॉ कीजिए और पाराकॉर्टिकल एरिया कहाँ कहाँ पे है, अंडर आर्म पे है, जॉइंट्स पे है, कहाँ कहाँ पे है पाराकॉर्टिकल एरिया, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने का मतलब है कि वो लिम्फ नोड्स जो इस बॉडी एरिया में पाए जा रहे हैं वो टी सेल्स के प्रोडक्शन और सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आएगा? Yes, sir. जबकि Yes, sir. जबकि जो लिम्फ नोड्स जो फॉलिकल्स के लिए होते हैं वो बी सेल्स के मैच्योरेशन और उसकी सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम इस पे अभी इसलिए डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं आपसे, क्योंकि लिम्फ नोड जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें लिम्फ नोड्स प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के इसके अंदर में हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि पाराकॉर्टिकल क्या होता है या फॉलिकल क्या होता है, जब आने वाले टाइम में आएंगे तो बताएंगे। क्या ये मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं? टी सेल यस, मेमोरी सेल भी प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल भी अपना मेमोरी सेल प्रोड्यूस करता है। तो एक इफेक्टर टी सेल बनने के साथ साथ में इनका अपना मेमोरी सेल भी होता है, ताकि ये सेकेंड इन्फेक्शन में वापस से इफेक्टर टी सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, फिर से इन्फेक्शन के साथ में वापस से टी सेल एंड मेमोरी सेल, ये कंटिन्यूअसली बनाते चले जाते हैं जब तक इनका अपना सेल्फ लाइफ है। बी सेल भी वैसे ही है कि लगातार वो प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स में डिफरेंशिएट होते चले जाते हैं। What are their functions? टी सेल का क्या फंक्शन होता है? They protect against the intracellular microbes, provide help in AB responses.
तो अगर सेल के बाहर के इंट्रा सेलुलर यानी बाहर बाहर के जो माइक्रोब्स हैं, वायरसेस वगैरह हैं, अगर उनका इन्फेक्शन होता है तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स उसको डायरेक्टली किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिसको हम लोग साइटोकाइंस बोलते हैं। जब हम लोग टी सेल्स पढ़ेंगे वहां पे साइटोकाइंस का भी डिस्कशन आएगा कि टी सेल्स जब साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं तो वो बी सेल को एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं और ये बी सेल अल्टीमेटली एंटीबॉडी रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इंट्रासेलुलर कहने का मतलब है कि अगर आप सेल के अंदर किसी तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है जो इस सेल को खराब कर रहा है, वो उसको किल करने में हेल्प करते हैं। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया अभी इन किया है और इसके जो केमिकल्स हैं, इंडोटॉक्सिन्स जो हैं, ठीक है, इंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग है, जो या इंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने प्रोटीन के चलते इन्फेक्शन करते चले जा रहे हैं, तो वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स का ये किया जाता है। यानी एक बैक्टीरिया जो सेल के अंदर अपना कोई भी चीज नहीं कर रहा है, वो सेल के बाहर से ही टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है और खराबी कर रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर टर्म यूज किया जाता है। और कुछ पैथोजेंस जैसे वायरस है, वो सेल को अपना होस्ट के तौर पे यूज कर रहा है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम लोग इसको इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स बोलते हैं। तो इसके लिए टी हेल्पर सेल्स ज्यादातर काम करते हैं, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में बी सेल्स और उसके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ एंटीबॉडी ज्यादातर यूज किया जाता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. अब आ जाइए प्रोडक्ट्स के तौर पे। तो जो टी हेल्पर सेल्स, टी सेल्स होते हैं, उनके दो टाइप्स होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक और टी हेल्पर, यहाँ सामने में लिखा हुआ है। तो टी साइटोटॉक्सिक तो डायरेक्ट डायरेक्ट किल करने में यूज हो रहा होता है, यानी कि जो भी सेल इस जिस पे इन्फेक्शन हुआ है हम लोग उसको डायरेक्टली मार देते हैं। जबकि टी हेल्पर सेल्स में TH1 TH2 आपके यहाँ पे देखिएगा कि TH1 और TH2 हैं जो इन केमिकल्स का प्रोड्यूस करते हैं, इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6। तो दीज आर द साइटोकाइंस, ठीक है, सॉरी मैंने के लिख दिया था, साइटो, दीज आर द साइटोकाइंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल सिग्नलिंग, और सेल सिग्नलिंग के तौर पे ये काम करते हैं। जबकि जो टीसी होते हैं वो परफोरिन्स की तरह करते हैं, जो आपके मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल में ये करते हैं, परफोरेशन कर देते हैं, परफोरेटेड यानी कि छेद छेद कर देते हैं, और अल्टीमेटली जो भी एक्सोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली सेल डाइज। और यहाँ पे क्या है, बी सेल के केस में क्या होता है कि इनका प्रोडक्ट होता है बी मैच्योर इनटू प्लाज्मा सेल्स, और वही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि जो बी सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं मैच्योर प्लाज्मा सेल्स में, जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे या फिर मेमोरी सेल्स का डेवलपमेंट करेंगे। तो ये एक टेबल, हालांकि मैं इसको चाहता तो स्किप कर देता, लेकिन क्या इससे ये पता नहीं चल रहा है कि टेबल नंबर 1 अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या है कि बी और टी सेल्स का लगभग लगभग पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कैसे काम कर रहे होते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So there are Yes, two. sir. Okay. There are two types of T lymphocytes, that are T helper cell and T cytotoxic cells. ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे टी सेल्स का, टी लिम्फोसाइट्स जब पढ़ेंगे तो, कि टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट के दो अलग अलग तरह के सेल होते हैं। नाउ कैन आई ड्रॉ? यस। एंड ऑल टी लिम्फोसाइट्स हैव एंटीजन रिसेप्टर्स, जिनको हम लोग टी सेल रिसेप्टर बोलते हैं। और ये टॉपिक F2 जो टॉपिक है, ये बुक में आपको क्लास खत्म होने के इमीडिएटली बाद ये वीडियो और ये बुक दोनों भेज दे रहा हूं मैं, that determine their specificity for and CD3, which is essential for the activation, that is given another in topic F4 में किस तरह से TF4 टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं उनके बारे में दिया गया हुआ है। तो जो टी, जितने भी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर में रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिसिटी को, एंटीजन स्पेसिफिसिटी को MHC बेस्ड पे वो पहचानने का काम करते हैं। साथ ही साथ में क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 3 को भी रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, जो मैं बताऊंगा कि आगे में टी सेल्स के डिटेल में, एंड विच इज एसेंशियल फॉर देयर एक्टिवेशन एज वेल। यानी कि टी सेल के ऊपर में जो रिसेप्टर है उनका 3 काम है, स्पेसिफिक एंटीजन को MHC के साथ में रिकॉग्नाइज करना, CD3 सेल्स को रिकॉग्नाइज करना, और साथ ही साथ में एक्टिवेशन के लिए मॉलिक्यूल को भी बाइंड करना। यस और नो?
Yes, sir. ठीक है। These molecules also serve as markers to identify T cells. यानी कि देखो, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, अगर कोई बंदा हेल्दी है, तो उसके बॉडी में एक सर्टेन लेवल ऑफ ही टी सेल अवेलेबल होगा। यस और नो? Yes, sir. हमारा जो बॉडी है वो कभी भी लिम्फोसाइट डिवाइड होता है क्या? क्या हमारे बॉडी में कभी ऐसा होगा कि कभी लिम्फोसाइट पाया ही नहीं जाता है? No, sir. नहीं, क्योंकि हम लोग क्यों नहीं पाया जाता है, क्यों पाया जाता है हमेशा? क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट एक्सपोजर में हैं। हम हमेशा ऐसे इन्वायरमेंट में बिलोंग करते हैं जहां से कहीं ना कोई फॉरेन पार्टिकल का इंटरनलाइजेशन हमारे बॉडी में हो रहा होता है। तो क्या होता है कि अगर हमारे अंदर कोई बॉडी में इन्फेक्शन नहीं हुआ, यानी हमारा बॉडी आसानी से फाइट कर रहा है, एक नॉर्मल चल रहा है, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर आपके बॉडी में टी लिम्फोसाइट का लेवल इंक्रीज किया हुआ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका बॉडी टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का ओवर प्रोडक्शन कर रहा है। यस और नो? Yes, sir. और ऐसा कब होता है, ऐसा कब होगा? यानी इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास एंटीजन प्लस एमएचसी अवेलेबल है, तब ना जाकर के आप म्यूट कर लो प्लीज श्वेता। अगर आपके पास में पहले से एंटीजन और एमएचसी अवेलेबल है, तब ना आपने टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये जो मार्कर्स हैं जो सेल के ऊपर में पाए जाते हैं, अब आप समझिएगा यहां पे CD4 और CD8 सेल्स का, अगर CD4 और CD8 सेल्स का लेवल हाई हो गया हुआ है, अगर CD4 CD8 सेल्स का लेवल हाई है, तो इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। मेरे पास 4-5 मिनट का समय है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक डाटा आपको बता रहा हूं। अगर आप उससे कोरिलेट कर पाएगा तो बहुत अच्छी बात है। टी हेल्पर सेल किसी भी नॉर्मल माइक्रोब्स लिए प्रोड्यूस करते हैं, जबकि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होता है वो वायरस से जुड़े हुए इन्फेक्शन में हेल्प करता है। मैं एक आपको बता रहा हूं, काला जार, ठीक है, काला आजार जो है, AZAR, काला आजार जो है वो एक डिजीज है और एड्स एक डिजीज है। कालाजार जो होता है वो विसरल लिस्मानिया से है, लेकिन इसका कैरेन पैथोजन जो होता है वो अलग होते हैं। और ये जो एड्स होता है ये कंप्लीटली वायरस बेस्ड होते हैं। अब हमको एक बात बताइएगा कि जो एड्स का केस होगा उसमें CD4 का लेवल हाई होगा। यस और नो? No, sir. Yes, sir. एड्स में CD4 मैंने बोल दिया, सॉरी अरुंधति, सॉरी, CD8 CD8. कंसंट्रेशन हाई होगा। सॉरी सॉरी। तो Yes, एड्स में sir. मैंने टिक लगाया CD4 8 पे और बोल दिया CD4। तो अगर एड्स है तो उसमें CD8 का लेवल हाई होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे मेरा यही हैंग कर गया, ए मेरे ईश्वर प्लीज एक सेकंड बच्चा, मेरा मेरा वॉकॉम हैंग कर गया है। पूरा स्क्रीन ही गायब हो गया क्या तुम लोग का भी? दिख रहा है। एक सेकंड जरा सा, मेरा जो डिजिटल टैब है वो थोड़ा हैंग कर गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक सेकंड, हाँ आ गया वापस। तो अगर कोई बीमारी है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें CD8 का लेवल ज्यादा हाई होगा। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। अगर दो बीमारी जिसका सिम्टम एक दूसरे से काफी हद तक मिलता है, तो मैं बता रहा हूं कि अगर कोई पेशेंट है जो एड्स से सफर कर रहा है तो उसका CD8 का लेवल बहुत हाई होगा, और जबकि जो दूसरा जो बीमारी है उसमें CD8 उतना हाई हो नहीं हो, ये अलग बात है। तो मेरा ये कहना है कि काला जार जो है, मैं इसके